ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है योग निरोगी काया की गारंटी। आप सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योगा का प्रस्फुटन भारत में हुआ था। भारत की सभ्यता के साथ योग जुड़ा हुआ है, इसलिए योगा की कितनी उम्र है बताना बहुत मुश्किल है। जब से हमारा वैदिक सिद्धांत रहा है तब से योगा की चर्चा वेदों में, हमारे शास्त्रों में रही है। योगा के बारे में आम तौर पर धारणा कि इससे शरीर आपका स्वस्थ रहता है, बीमारियां नहीं होती, रोग कि आपके काया में कोई रोग न लगे, इसके लिए योगा जरूरी है। वैसे योगा की परिभाषा ये बताई गई कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने का सशक्त माध्यम है। मन और शरीर, आदमी का मन करता है कुछ हम खाएं, कुछ हम इधर जाएं उधर जाएं, भटकता मन चंचल होता है, और शरीर एक शाश्वत है। तो मन और शरीर हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम सारी चीज़ खा लें, मिठाई खा लें, सब खा लें, लेकिन मन भटकता रहता है, लेकिन आपका शरीर का नुकसान होता है उसके विपरीत। तो मन और शरीर के बीच में ये लड़ाई चलती रहती है। तो ये मन और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए ये योगा एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस मानी गई हमारे वैदिक सिद्धांतों में। यही वजह है कि हमारे ऋषि मुनि के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल जीते थे वो। इस योगा के बाद में कैसे ये योगा बदलता गया, स्वरूप बदलता गया, दुनिया बदलती गई, और वो प्राकृतिक चीज़ें नहीं रही, वो मकान बन गए, शहरीकरण हो गया, गांव में भी वो चीज़ें नहीं रही। तो अब उस जैसे जैसे हमारे शारीरिक चीज़ों पर हमले होते रह गए, वैसे वैसे इस योगा का महत्व भी बढ़ गया है। मैं कह सकता हूँ कि योगा सिर्फ शारीरिक स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है, बल्कि योगा के माध्यम से आप अपने क्रोध को, अपने टेम्परामेंट को भी आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये एक विवादास्पद विषय है कि योग से आपकी काया जो है एकदम निरोगी हो जाएगी, ऐसी कोई गारंटी योग देगा, ऐसी इसको लेकर के मेडिकल साइंस में और योगा में एक बहस भी चल रही है। तो आज हम वही बात करेंगे कि क्या व्यक्ति योगा करता है, बराबर योगा करता रह रहा है, क्या उसको आप कह सकते हैं कि तुमको अब कोई बीमारी नहीं होगी? क्योंकि ऐसे भी बहुत से केस हुए, उसने 50 साल से योगा कर रहा है लेकिन वो अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। इन पर बहस हम लोग करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको योगा के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। और इस पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं आपसे उनको रूबरू करूं, आपसे उनका परिचय करा दूं। एकदम दाएं ओर बैठी हैं पद्मा बहन, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी संस्थान, उच्च संस्थान है। उस संस्थान में ये राज योगा प्रशिक्षक है। वहाँ राज योगा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उस संस्था का, और इसी के लिए वो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अविनाश गुप्ता है उनके पास में बैठे हुए, ये भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमुख जिला आयुक्त हैं। उनके पास बैठे हैं श्री अनिल भीमसरिया, ये योगा प्रशिक्षक है, प्राणायाम और ध्यान इनका विषय है, उसके विशेषज्ञ भी हैं। और अंत में बैठे श्री जितेंद्र जितांशु, वरिष्ठ पत्रकार, सदीनामा के संपादक। तो आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत पद्मा बहन से करते हैं, जिनके बारे में मेरी ऐसी धारणा है कि वो राज योगा प्रशिक्षक ही नहीं है, बल्कि राज योग के बारे में जितनी बारीक जानकारी, जितना कौशल उनमें है, शायद बहुत कम लोगों में होगा। इनके सिखा करके इन्होंने कई लोगों को स्वस्थ भी किया है, कई लोगों को हमेशा स्वस्थ रखा भी है। तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत करने के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो पद्मा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि योगा का क्या शरीर पर के लिए क्या महत्व है। और जैसा मैंने कहा कि
हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो क्या हम ये मान लें कि जो योगा करता है वो स्वस्थ रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसको कोई रोग नहीं होगा? क्योंकि ऐसा डॉक्टर लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग ना। तो ऐसा क्यों? क्या सीमा है इसकी, अगर है तो? पद्मा बहन। बहुत ही सुंदर विषय है और ये विचारणीय बात है कि सच में योग और योगा ये हमारे किस सीमा तक हमें सहयोग दे सकता है। जैसे प्राचीन योग में कहा है कि कार्य का कौशल्य ही योग है। योग को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है और योग आज देखते हैं तो हमारे जीवन का एक भाग है। वास्तव में योग केवल करने की कोई क्रिया नहीं है, योग जीवन जीने की विधि है। और यदि अगर हम उस योग को एक जीवन शैली में अपना लेते हैं, अपनी दिनचर्या में अपना लेते हैं, अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में अपना लेते हैं, तो योग हमारे जीवन में हमारे तन के स्वास्थ्य के लिए और मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत कार्य करता है। मैं नहीं कहती कि 100% करता है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और शरीर की अपनी सीमाएं हैं। हमारी उम्र भी अपनी निश्चित है, जो आए हैं उन्हें जाना है। लेकिन जब तक हमारी जीवन यात्रा है, योग के द्वारा हम उस यात्रा को सुखद बना सकते हैं। हम तो कहेंगे कि तन और मन दोनों को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि योग अर्थात शरीर को थोड़ा सा क्रिया में लाना, एक्सरसाइज करना। तन की एक्सरसाइज हम समझते हैं, जिसमें हम हठ योग करते हैं, जिसमें हम वॉकिंग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, और हमारे वैदिक काल से इसका बहुत ही सदुपयोग बताया गया है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि योग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये मन तक ले जाता है। और आज तो मेडिकल साइंस भी मानती है कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं हमारी, वो मन से उपज रही हैं, साइकोसोमेटिक हैं। शरीर की बीमारी शरीर की कुछ कमियों के कारण और शरीर को सही रीति से ना संभालने के कारण, और साथ साथ यदि हमने मन को भी नहीं संभाला तो शरीर पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए योग, जिसे हम कहते हैं राजयोग, तो राजयोग अर्थात अपने मन का योग। योग का अर्थ है कनेक्शन। योग शब्द युज धातु से आया है, जिसके कनेक्शन या उसे कनेक्ट करने की जो विधि है उसे योग कहा गया है। किसका किस चीज़ से कनेक्शन? सबसे पहले तो तन का मन से कनेक्शन, और मन से जब कनेक्शन होता है तो ये तन उससे शक्ति पाता है। आप जानते हैं, हम जो सोचते हैं कौन सुनता है उसे? सबसे पहले हमारा मस्तिष्क सुनता है। जो भी विचार मैं अपने मन में क्रिएट करती हूँ वो मेरे मस्तिष्क में पहुँचते हैं, और उसके सारी तरंगे, विचार तरंगे, उससे मेरे मस्तिष्क के वातावरण का निर्माण होता है, उसके स्वास्थ्य का निर्माण होता है, और मेरा मस्तिष्क वो संदेश मेरे पूरे शरीर में भेजता है। इसलिए यदि मेरा मन स्वस्थ है तो मैं अपने तन को भी स्वस्थ रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों अंदर से एक दूसरे के पूरक है। और मन अर्थात मन किसका मन है? जब हम कहते हैं मेरा मन, तो मैं इस मन की मालिक, इस शरीर की मालिक, मैं एक आध्यात्मिक सत्ता, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। तो जब मैं अपने आप को आत्मा समझ के और अपने मन और बुद्धि को सही रूप से चलाना सीख लेती हूँ, उसे राजयोग कहा जाता है। राजयोग एक श्रेष्ठ चिंतन की कला है, और ये व्यवहार में आती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, भावनाएं आती हैं, और जैसी भावनाएं आती हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो सबसे पहले हमारे सोच हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। उसके बाद, क्योंकि सोच तो विचार तरंगों में है, तो उसके बाद वो सोच जो है
हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचते हैं, हमारे संबंधों पर प्रभाव डालते हैं, और फिर आगे बढ़ें तो हमारे सोच का प्रभाव वातावरण पर और फिर पूरे परिवार, समाज और देश में पड़ता है। इसलिए राजयोग कहता है कि सही चिंतन करना, यदि हम उसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो हमारा मन सशक्त होगा, स्वस्थ होगा, और उससे अवश्य ही तन भी स्वस्थ होगा। पद्मा बहन ने बड़े ही अच्छे ढंग से योग और खासकर राजयोग के बारे में, उसकी विविधता के बारे में उसको परिभाषित किया उन्होंने। उनका कहना कि ये जीवन जीने की विधि है, और अगर हम अपनी जीवन शैली या दिनचर्या में योग को अपना लेते हैं तो हमको स्वस्थ रहने के बारे में उतनी चिंता नहीं करनी होती है। उन्होंने कहा जब हम अपनी जीवन शैली में अपना लेंगे तो फिर जो हमारा योग, राजयोग, राज का मतलब होता है प्रशासन, कि हम शासन कर सकते हैं। योग करके फिर आपने मन पर, अपनी चीज़ों पर शासन कर सकते हैं। उसमें जैसा आप चाहेंगे वो होगा, अपने मन के हिसाब से आप कर सकते हैं। जब मन इतना सबल हो जाएगा, इतना सक्षम हो जाएगा कि वो आपको एक जगह दायरे में ला देगा और आप अपने शरीर पर शासन कर सकते हैं। जैसे जैन समाज में कहता है कि पहले निष्पर शासन फिर अनुशासन। तो ये चीज़ें वहाँ पर योग के अंदर में सिखाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा साथ साथ में कि हमारा शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। पंच तत्व में क्षय भी होगा, शरीर अविनाशी है, मृत्यु निश्चित है, जीवन निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए कोई योग का मतलब ये नहीं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, कभी भी अमर नहीं हो जाते आप, लेकिन जब तक आप जीवेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक आपकी जीवन यात्रा है वो सुखद यात्रा होगी, आप अच्छे ढंग से रह सकेंगे, आपकी जीवन शैली अच्छी होगी, आप समाज में, शासन में एक बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ। ये कहना है पद्मा बहन का। उन्होंने कहा कि योग का मतलब होता है कनेक्शन, यानी कनेक्ट की जो वृद्धि होती है उसको योगा बोलते हैं। आध्यात्मिक सत्ता लाने के लिए ये योगा बहुत जरूरी है। आदि आदि कई बातें, महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। आइए हम बात करते हैं अविनाश गुप्ता से। भारत स्काउट एंड गाइड हमारे देश का एक की ऐसी संस्था है जहाँ जो युवकों को शिक्षित करती है, अनुशासन शिक्षित करती है और खतरे से खेलना सिखाती है। कहीं भी खतरा आता है, कुछ चीज़ होती है तो स्काउट के लोग जा करके अपने काम करते हैं। उनके लिए योगा कितना ज़रूरी है, योगा को अपने ढंग से उनको योगा कराया जाता है। इसलिए अविनाश गुप्ता से हम चाहेंगे कि भारत एंड स्काउट एंड गाइड का योगा से क्या संबंध है, उसका क्या प्रभाव है। नमस्ते। योग शब्द जो है अपने आप में ये दर्शाता है कि योग का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक चीज़ों का मिलन। योग सिर्फ आसन नहीं है, सिर्फ प्राणायाम नहीं है। योग को अपने शास्त्र में जो वर्णन हुआ अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम लोग 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बोलते ध्यान कर रहे हैं। ये नहीं है, पहले धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि में जाते हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं ना, समाधि में गए हुए हैं। तो ये जीवन का पूरा एक जीवन जीने की कला है। आज जैसे यम है, यम में भी कई पार्ट हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस सब एक योग का हिस्सा है। उसी तरह नियम में जो सही ढंग से शौच करते हैं, जीवन में संतोष पालन करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर प्राणिधान करते हैं, यह योग का हिस्सा है। ये नियम का एक पार्ट है। उसी तरह आसन करते हैं, फिजिकल शरीर को फिट रखने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। घर में एक चाकू होता है, यदि उसको 15 दिन यूज नहीं करते हैं, देखेंगे उसमें जंग लग जाता है और फिर वो खराब लगता है, काम में नहीं आता है। ठीक हमारा शरीर के अंदर भी वही प्रक्रिया चल रही है। शरीर के अंदर में भी हजारों अनगिनत मशीन है
यदि उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें जंग लगते जाएगा और वही बीमारी का रूप लेता है। और योग माने विशेष करके आसन और प्राणायाम जब करते हैं, एक एक शरीर, एक एक नर्व हमारा चलता रहता है, एक्टिव रहता है, एक एक बॉडी का पार्ट हमारा एक्टिव रहता है, जिससे उस पर बीमारी का अटैक का संभावना नहीं के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से योग जो है सबके लिए बहुत उपयोगी है। हमारे आज नहीं, हजारों साल से योग का प्रचलन चल रहा है, जो कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। हमारे शास्त्र में वर्णित है, पहला सुख निरोगी काया। तो जब पहला सुख है निरोगी काया, तो हम पहले उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हम लोग पहले धन की तरफ भागने लगते। नहीं, धन तभी काम आएगा जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उसको हम उपभोग कर पाएंगे। श्री अविनाश गुप्ता ने बात को आगे बढ़ाया। पद्मा जी ने जो कहा उसकी बात को आगे बढ़ाया उन्होंने कहा भी कई प्रक्रिया, यम है जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, नियम है जिसके अंदर में तप है, स्वाध्याय है, आसन है। आसन की तुलना उनकी भी चाकू की तरह है कि जो अगर कुछ दिन तक उसका उपयोग न करेंगे तो उसमें जंग लग जाती है। इस प्रकार से कैसे शरीर भी काम करता, फंक्शन करता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। ये हजारों साल से ये प्रयोग चल रहा है और इसीलिए कहा जाता है, इसी को देख कहा गया पहला सुख निरोगी काया, कि आदमी का बहुत से सुख होते हैं, बहुत तरह के सुख होते हैं, लेकिन पहला जो सुख है वो है निरोगी काया। अगर निरोगी काया नहीं होगी तो आपके सारे सुख बेकार हैं, वो सारे सुख का उपयोग कर ही नहीं सकते। आपका भोजन का सुख बहुत अच्छा सुख होता है, आपके परिवार का सुख, प्रकृति का सुख। अगर आपकी काया ही निरोगी नहीं है तो आपको कोई सुख आपके लिए कामदायक। इसलिए आपको पहला काम होना चाहिए कि आप अपने इन आसन से और जो योगा से करके शरीर को स्वस्थ रखें, तब आप चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी इस प्रकार हमने पद्मा बहन से, श्री अविनाश गुप्ता से हमने इस पर बात की, इसके कई पहलुओं पर बातचीत की। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं योग निरोगी काया की गारंटी। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री अविनाश गुप्ता और उसके पहले पद्मा बहन ने इस योग के बारे में, राजयोग के बारे में, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ये जरूरी है, क्यों मानव मात्र के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, इन सब के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक एक्सपर्ट से। एक अनिल भीमसरिया जी योग के प्रशिक्षक है और प्राणायाम और ध्यान, ये दो चीज़ों में ये इनका अपना माहिर है, विशेषज्ञ हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दो जो चीज़ें आपकी हैं, प्राणायाम और ध्यान, इसको ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? इसी को आप क्यों केंद्र मानते हैं? बोलिए भीमसरिया। एक्चुअली ऐसा है कि प्राणायाम जो है, जैसे कि अभी अविनाश जी ने बताया अष्टांग योग के बारे में, तो चौथी सीढ़ी है, 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योग। तो जो चौथी सीढ़ी है प्राणायाम जो है, वो लॉन्ग टाइम नेग्लेक्टेड रही है। काफ़ी टाइम से आसन करना तो सबने सीखा, लेकिन प्राणायाम जो हमारे बाबा रामदेव 20 साल से जो टेलीविज़न में ज़्यादातर भारतीय और देश विदेश में सबने प्राणायाम करना सीखा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कपालभाति राजा है सब प्राणायाम का, और अनुलोम विलोम। तो अभी कि 20-25 साल पहले घर घर में नहीं पता था। तो प्राणायाम से क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, प्राण प्लस आयाम, तो प्राण प्लस आयाम का हो गया कि प्राण, व्हाट इज प्राणा? प्राणा इज लाइफ एंड विदाउट ब्रेथ देयर इज नो लाइफ। सांसें बिना जिंदगी नहीं है। तो ये हो गया ब्रेथ, एंड आयाम मीन्स इन अ रेगुलेटेड मैनर, कंट्रोल्ड मैनर, मैंने ब्रीदिंग इन अ कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर। ब्रेथ है ना, एक ऐसी मात्र सांसें जो है हमारे पास में धरोहर है,
जो अंत तक रहती है जन्म से लेकर, बाकी सब आपका साथ छोड़ जाएंगे। और हम सांस कैसे ले रहे हैं, आती है तो आती है, जाती है तो जाती है। अगर सांस हम सही तरीके से ले और तो फिर अगर हम ठीक करें उसको, तो हम अपने मन के ऊपर काबू पाते हैं, बुद्धि के ऊपर में माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है कि पूरे विश्व में 3 में से 2 लोग गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक विषय है। आप कितने भी PhD कर लो, डॉक्टरेट कर लो, लेकिन अगर सांस ही गलत ले रहे हो और आगे आने वाले टाइम भी गलत लोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर आपका जीवन व्यर्थ है। तो इसके प्रति सजगता बाबा रामदेव ने लेके आए, और प्राणायाम से आपका इमोशनल बैलेंसिंग होता है, मेंटल इमोशनल बैलेंसिंग। जब आपके इमोशंस ठीक से रहते हैं, जैसे कि नेवर जी ने कहा कि माइंड और हमारा शरीर और मन कनेक्टेड है, राइट। तो अगर मेरा मन और शरीर कनेक्टेड, अगर मेरा मन ठीक रहेगा तो मेरा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा, पॉजिटिव रहेगा। योग चित्त वृत्ति निरोधा, सेंसेशन ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, राइट। सो बहुत सारी बात है जो हमें ध्यान करनी है। और 7वीं जो सीढ़ी है वो है ध्यान, जिसके बारे में नेवर जी ने कहा कि ध्यान के बारे में कुछ बात करते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, ध्यान करने बैठ जाते हैं, कोई संस्थान में जाते हैं, बोलते हैं आंखें बंद करो, ध्यान करो। लेकिन वो 7वीं स्टेप है, आप एक एक स्टेप करके आना है। जैसे कि अविनाश जी ने कहा यम नियम फिर आसन। अगर आप आसन नहीं कर रहे हो, आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप ध्यान में बैठोगे आलती पालती मार के, और फिर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो घुटने पे दर्द आएगा 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो क्या आप ध्यान कर पाओगे? तो ये सब एक स्टेप है। फिर आसन करना है, प्राणायाम करना है, तब जाके ध्यान 7वीं सीढ़ी पे आता है। तो ध्यान भी अगर आप किसी का पैसा मार के रखे हो या किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, तो आपको डर रहेगा, आपके दरवाजे में घंटी बजेगी, कोई आया तो नहीं, अगर आपने गलत काम किया, डिसऑनेस्ट किया। तो ध्यान जब करने बैठेंगे वो सब दिमाग में रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा। तो ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप है, और तब हम ध्यान करना सीखते हैं। और अष्टांग योग जैसे कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा मानना है कि योग जब हम करते हैं, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आता है। योग क्या है? अगर एक गृहिणी घर में खाना पका रही है और उसमें वो खो गई, वो योग हो रहा है, क्योंकि वननेस में आ गई है। अगर आप वरांडा में खड़े हैं और प्रकृति की तरफ देख रहे हैं, कोई आपको पीछे से आवाज भी दे रहा है, हल्का से सुनाई नहीं दे रहा, आप उसमें खो गए। योग है वननेस, माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि कल जो वर्ल्ड योगा डे है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे, और इसमें लेकिन कुछ लिमिटेशंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो योगा में आपको उसमें उतना हेल्प नहीं मिलेगा। सर्जरी अगर है तो आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ के कुछ लिमिटेशंस है, बट आपका जो प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्राणायाम करने से माइंड प्योरीफाई होता है, इमोशनल बैलेंसिंग होता है। तो हमें योग लाइफ में अपनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, माइंड प्योर रहेगा, और फिर आप अपना जो रेगुलर टास्क है ज़्यादा शक्ति के साथ, चुस्ती के साथ, एनर्जी के साथ कर पाएंगे। यही ऐसा मेरा कुछ मानना है। हमें सभी को योग करना चाहिए और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इमोशनल बैलेंसिंग, इस पर जोर दिया उन्होंने कहा कि योग का बड़े अच्छे से, योग माने खो जाना, अपने आप को विसर्जित कर लेना, जहाँ आप खुद कुछ नहीं है, आपकी क्रिया सब कुछ महत्वपूर्ण। उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया, एक गृहिणी का वो खाना बना रही है, खो जाती है उसमें, वो भूल जाती है क्या है। इसमें कई बार इस भूल में उसको आग भी लग जाती है कि वो खाना बना रही, इतनी तन्मयता के साथ बनाती है कि वो समझती है बस मेरा यही काम है, धरती पर मैं इसी काम के लिए आई हूँ। इतना निष्ठा, उसके प्रति निष्ठा होती है। ये योग है, एक चरम सीमा है, कार्य की एक चरम सीमा है। तो ये योग से ही प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती हैं, चाहे ध्यान हो चाहे योगा, सीमा हो। तो सीमा के बारे में भी कोई जानकारी होनी चाहिए। हम वो मतलब है कि उस सीमा को पार नहीं करें, हम जितनी है वो सीमा के अंदर रख के काम करें, उसको पार करेंगे तो फिर आपकी गलत चीज़ भी हो सकती है। ये बात उन्होंने कई बातें बताई। आइए अब हम बात करते हैं एक पत्रकार से, जितेंद्र जीतांशु, जिनकी
सदी नामा नामक एक पत्रिका निकलती है, बहुत अच्छी पत्रिका निकलती है, शायद योगा पर उन्होंने लिखा भी होगा। तो जितांशु जी, ये आप चूँकि पत्रकार हैं, एक पत्रकार एक निरंकुश होता तरीका सोचने का, पत्रकार का सोचने का तरीका बिल्कुल निरंकुश होता है। आपका ये निरंकुश तरीका जो होता है, ये योगा के बारे में आपने इतनी बातें सुनी, बहुत रोज़ योगा के बारे में बातचीत होती है, कहा जाता है कि योगा से योग निरोगी काया। आप क्या सोचते हैं अपने संपादकीय में इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद ताज़ा टीवी को और विशेषकर विशंबर जी आपको कि आपने कम से कम मेरे लिए एक ऐसा मौका दिया कि कम से कम 1 घंटा बैठकर मैं योग एक्सपर्ट लोगों से भी बात कर सकता हूँ। बात सही है कि कल विश्व योग दिवस है और जिसकी तैयारियां पूरे देश में पूरे विश्व लेवल पर हो रही हैं। तो एक तो ये विश्व योग दिवस 21 जून को ही क्यों है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये गर्मी के सबसे बड़ा दिन है, इसलिए भी हम याद करते हैं और इसे याद करना चाहिए। हाँ, लगातार व्यायाम करना, उत्तरी गोलार्ध में लगातार व्यायाम करना, विशेष व्यायाम करना योग है। असल में भारतीय परंपरा को लें, भारतीय ज्ञान परंपरा को लें तो हम लोग छोटे बच्चों से अगर ऊपर की तरफ आते हैं, अपने भीमसरिया जी ने ठीक ही कहा कि लोगों को पता चला कि कपालभाति होती है, अनुलोम विलोम होता है और किस तरह किया जाता है। ये सब सांस को रोकने की विधियां हैं। लेकिन हमने देखा है कि स्कूलों में मांस पीटी भी होती रही है, स्काउट्स में मांस पीटी होती रहती है, लेजिम होती थी। और आपको भी याद होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और कितने हमें याद थे कि 1 नंबर पीटी करो, 2 नंबर करो, 3 नंबर करो। तो उसका जो बड़ा फॉर्म है वो बाबा रामदेव जी ने घर घर तक पहुंचा दिया। अब तो आप कहेंगे कि विश्व तक ही पहुंचा दिया। प्राणायाम से एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद आती है कि वसीम बरेलवी का एक शेर है सर कि सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है। एकदम सही बात है कि सांस का अवरोह, सांस को जीने की लेने की जो कला है वो WHO के अनुसार, WHO के अनुसार 3 में 2 आदमियों को नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो वही बात आती है कि सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है, प्यार की बाजी हार गए हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हम 3 में हैं, 2 में हैं तो नुकसान नहीं है। लेकिन ये विश्व योग के बहाने और आप जिस तरह से ये परिचर्चा आयोग कर रहे हैं उस तरह से हो सकता है कि 2 में एक ही रह जाए जो सांस और अवरोह को जानने की बात करे। मैं पद्मा जी ने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये साइकोसोमेटिक मामला है, मन और शरीर के संतुलन का मामला है। और संतुलन का अगर मामला है तो वही राजयोग है। आपने एक हल्का सा इशारा भी किया कि राजयोग का मतलब है मन को संतुलन करना, और मन को संतुलन करने से ही हम मन की शक्ति को, शरीर की शक्ति को अपने विकास में लगा सकते हैं, सांस संतुलन कर सकते हैं। और एकदम सही बात है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें अष्टांग योग आता है। और अष्टांग योग में 3 नंबर 4 नंबर की हम लोगों ने बात की है, लेकिन सही में प्राणायाम आसन आम आदमी के लिए जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने लेजिम और पीटी की बात कही, तो साथ में हम ये भी देखें कि हम लोगों ने शुरुआत में शीर्षासन भी किए हैं, मयूरासन भी किए हैं, कुक्कुटासन भी किए हैं और सूर्य नमस्कार स्कूलों में भी किया है। लेकिन राजयोग, हठ योग और सांस का जो संतुलन है, क्योंकि सांस का संतुलन ही ऐसा है कि आप नहीं भी चल रहे हैं तो भी आपकी सांस चल रही है। आपके किसी भी घटना से, सामाजिक घटना हो, व्यक्तिगत, सबसे असर सांस पर पड़ता है, हृदय पर पड़ता है। और ये ऐसी प्रक्रिया है कि हृदय की ही सांस लेने की जो प्रक्रिया है, आप शुरू से ही जन्म लेते ही सांस लेना शुरू करते हैं और अंत तक सांस के साथ में ही सारी चीजें जाती हैं, भले ही मस्तिष्क काम करता रहे। और
इन सारी चीज़ों को अगर हम एक तरफ हटा के देख लें कि अजरबैजान का आदमी अष्टांग आयुर्वेद नहीं जानता, अष्टांग नहीं जानता, लेकिन वो ये जानता है कि भाई ठीक होना है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर मैं सीधे तौर पर देखूं तो ये किसी धर्म विशेष के साथ भी नहीं जुड़ी है, क्योंकि स्वस्थ सबको रहना है। सबसे बढ़िया सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया है तो निरोगी काया तो सबको चाहिए। हिंदुस्तान में केरल में बैठा है उसे भी चाहिए, बंगाल में बैठा है उसे भी चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो उसको चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बाद भी इंजन बहुत अच्छे से चल रहा है, ऑयलिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य के क्षय की जो बात है, जो अंगों के क्षय होने की बात है, कोशिकाओं के क्षय होने की बात है, वो है। इसीलिए बीमारियां आएंगी। और वो बीमारियां हमने पिछले 5 साल में ऐसी ऐसी बीमारियां सुनी जो हमने कभी देखी, जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। महामारियां आ गई। हमारे ये कल्पना थी कि किसी ज़माने में हैजा हो जाता था, हैजा में लोग मर जाते थे। अभी हमने कोरोना देखा। तो योग के बावजूद भी शरीर की जो क्षमता है, अगर वो थोड़ी भी गड़बड़ाती है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। सामाजिक तौर पर भय जिसको कहते हैं, वो भी बहुत संतुलन करना जरूरी है, जिसका पक्ष हम लोग छोड़ देते हैं। चोट लग सकती है, अंग खराब हो सकते हैं। तो योग आपको एक जीवन पद्धति के साथ तो रखता ही है, आपके मन को संतुलन भी रखता है, अच्छे विचारों की तरफ भी ले जाता है। उसके बावजूद जी आपने ठीक ही कहा कि इनकी जो सीमाएं हैं वो हैं, और अगर सीमाएं नहीं होती तो अच्छे अच्छे योगी हमारे बीच में होते, पतंजलि हमारे बीच में होते, दूसरे होते। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और ये मीडिया के प्रचार और प्रसार ने जिस तरीके से योग को दुनिया के दूसरे देशों में फैलाया है, दूसरे यहाँ के लोग आकर के योग सीख रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं फिर से एक बार मेरे साथ जो बैठे हैं, पद्मा जी हैं, अविनाश गुप्ता जी हैं, अनिल भीमसरिया जी हैं, और आपने जिस तरीके से पूरा लेआउट दिया कि हम इस पर बात करते हैं, मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए, और मैं दर्शकों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप 21 तारीख को जहाँ भी योग दिवस मनाएं, इस कार्यक्रम को 2 बार जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने एक पत्रकार के रूप में अच्छी भूमिका निभाई और कई चीज़ों पर आपने एक विहंगम दृष्टि डाली। उन्होंने आपने पर्यावरण वसीम बरेलवी के शेर से बात कही, वास्तव में ठीक है, उसकी सीमाएं भी होती हैं, और योग और दिनचर्या और व्यवहारिक समय, कई बातें हैं इसके अंदर में। हम आपकी बात से पूरा आपने उपसंहार भी किया, लेकिन अभी उसके कुछ और बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद में हम इसी से जुड़े और कुछ बिंदुओं से बात करेंगे। वैसे हमारे चारों प्रतिभागी बोल चुके हैं, लेकिन कुछ और बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हमने परिचर्चा की योग निरोगी काया की गारंटी, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने बहुत सी बातें बताई, एक के बाद एक लोगों ने जोड़ते गए, उसमें कुछ नई बातें बताई। इस प्रकार योगा की पूरी योगा का जो इतिहास है, या योगा का जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, उस पर हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो लोगों के मन में रहते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि इसको हमारे आध्यात्मिक इतिहास से जोड़ा जाता है, जबकि सच्ची बात तो है कि मैं ये ऋषि मुनियों में कितने साल जीते थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले, 50, 60, 70 वर्ष पहले आदमी का जीवन बहुत छोटा था। 60 वर्ष में 65 वर्ष, हमारे बुजुर्ग जो थे 3-4 पीढ़ी के पीछे हम जाएं तो उनकी आयु तो बहुत कम होती थी,
60-65 में तो आदमी बूढ़ा हो जाता था, मर जाता था। 60 वर्ष आने पर लोग सोचते हैं अब ये मरने के करीब है, जबकि आज तो 80, 82, 85 के लोग काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं। ये अलग बात है, कुछ बीमारी ऐसी है कि आदमी बैठे बैठे खत्म हो जाता है। तो योगा की इस मामले में क्या है, पहले योगा था, बहुत प्रचलित था, हमारे आदमी में था, लेकिन आदमी की उम्र कम थी। आज पर्यावरण खराब हो गया है, हमारा दूषित हो गया है, सब कुछ है, धुआं भी है, फिर भी आदमी की उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? पद्मा जी, आपने बहुत ही सभी का रुचिकर प्रश्न पूछा है और जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। जब आप प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरे विचार बहुत पीछे तक पहुँचे और हमारी भारतीय सभ्यता देखते हैं तो इतिहास कहता है लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। भारत देवों की भूमि है और हमारी इस धरती पर या इस पूरे विश्व में भी देखें, ये सही है आपने जो कहा कि कुछ 3-4 पीढ़ी पहले की बात, यदि बहुत पीछे जाएं तो मनुष्य की जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 150 साल, 100 साल थी। और उसके बाद में जब हम अभी अंत की ओर पहुँचे, आज से 100 साल पहले की ओर पहुँचे, तो उस समय मनुष्य के पास शिक्षा का भी अभाव था और इतना जो आज हमारे पास शिक्षा है, सुविधाएं हैं, जागृति है, उसका अभाव था। उसके कारण उसका प्रभाव मैं समझती हूँ इस तरह का रहा होगा। लेकिन वास्तव में मनुष्य स्वस्थ जीवन जिए, ये जीवन, ये शरीर हमें मिला है स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए और सबको खुशी देने के लिए। इसलिए आज योग दिवस जो हम मनाने जा रहे हैं, तो आज हमारे सागर मंथन के जो दर्शक भाई बहनें हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि योग और योगा अर्थात हठ योग, राजयोग, मन का योग और तन का योग दोनों अति आवश्यक है। एक बार इसे जीवन में अपना कर देखें। जैसे हम भोजन और निद्रा के बिना नहीं रह सकते, ये दो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, उसी तरह से योग करना अर्थात अपने मन को शांत करना, संतुलित करना और सशक्त करना, ये अति आवश्यक है यदि हम दीर्घ काल तक जीवन में जीना चाहते हैं और दूसरों को मदद करना चाहते हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि यदि हम रोज 20 मिनट योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान योग मतलब मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो वो 4 घंटे की नींद में जो हमें आराम मिलता है तन और मन को, उसके बराबर होता है। तो आज की भागती हुई दुनिया में, इस रेस में, क्यों नहीं हम इस चीज़ को यूज़ करें और अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। यही हमारी शुभ आशाएं हैं आप सभी के प्रति। बहुत अच्छी बात कही आपने, खासकर आपने बता दिया कि कैसे जो हमारी इसके जो उम्र जो हमारी है, इसके पहले हमारी उम्र ज़्यादा भी हुआ करती थी, ये बीच का पीरियड था, ये इसमें उम्र हमारी कम हो गई। आइए अब अविनाश गुप्ता से बात करते हैं हम लोग। अविनाश जी, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, उसके कार्य होते हैं। आपके साथ सुविधाएं हैं सारी, तो आप कर सकते हैं। एक आदमी अपनी रोजी रोटी में व्यस्त, सुबह से लेकर के रात तक वो व्यस्त रहता है, किसी तरह वो 2 समय का खाना मिल जाए, 2 समय की रोटी मिल जाए। कुछ लोग पूरे दिन भर काम करते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अच्छे मकान रह सकें, गाड़ी हो जाए। कुछ लोग काम करते हैं कि वो और बड़े एम्बिशन हो जाए। तो हर व्यक्ति के साथ डिपेंड करता है। तो क्या योगा सबके लिए फिट होता है? योगा कैसे हेल्प करता है उन लोगों को? योग एक ऐसा है कि हर किसी के जीवन में उपयोगी है। लोग कहते हैं कि हम भाग दौड़ के जिन्हें मुझे समय नहीं मिलता है। जो व्यक्ति बोलता है कि समय नहीं मिलता है, समझ लीजिए वो आदमी व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। जो आदमी रियल में व्यस्त है वो कभी नहीं बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको मैनेज करना पड़ेगा। आज एग्जाम में हम बैठते हैं तो 10 क्वेश्चन आते हैं, सबका टाइमिंग अलग है। किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगता है, किसी में 2 मिनट लगता है। तो मैं सबको यही कहता हूं, डेली के समय से
कम से कम 4% टाइम, सिर्फ 4% अपने लिए दो, अपने को स्वस्थ रखने के लिए दो। क्योंकि सेवा वो नहीं है कि हम किसी को खिला दिए हैं, किसी को विद्या दे दिए, किसी को भोजन करा दिए। सेवा का मतलब होता है कि अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। यदि आज हम फिट हैं तो हमारे परिवार के लोग खुश रहेंगे, हमारे दोस्त खुश रहेंगे, हमारे रिश्तेदार खुश रहेंगे। एक आदमी बीमार पड़ता है तो कितने लोग तकलीफ में आ जाते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खुद को स्वस्थ रखना भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, ये मेरी दृष्टि में। और जहाँ तक इसका है, लोग बोलते हैं कि ये हो गया, आजकल ऐसे डेथ हो जा रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि गिन करके सांस मिला है हर इंसान को, हर जीव को। सपोज कीजिए हमें जितना मिला है, यदि हम उल जुलुल कामों में व्यस्त रह करके जब हम अच्छे काम करते हैं, सांस की गति ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब मेडिटेशन में जाते हैं ना, तो सांस की गति ऑटोमेटिक फील करिएगा 4-5 बार ही चलता है। और किसी से लड़ाई करिए, देखिएगा वो 15 की जगह 25 बार चलता है। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा जीवन कम हो जाता है यदि हम गलत काम करते हैं। और अच्छे काम करते हैं, सांस जो स्लोली चलता है, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन का लाइफ बढ़ जाता है। और ये सांस जिस जगह पे खत्म हुआ वहीं पर आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है उसको हार्ट अटैक आ गया। मेरी नज़र में है कि वो सांस खत्म हो गया, वो वहीं का वहीं खत्म। तो इस तरह की बातें हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सिर्फ 2 मार्क्स आ जाए इसके लिए रटा दिया जाता है, लेकिन जीवन में उतारने की कोशिश नहीं कराया जाता बच्चों को। इसकी वैल्यू को बताना चाहिए। लाइन 2 है सिर्फ, आज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सभी जानते जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे, हमारे अंदर फिटनेस ज़्यादा रहेगा। दूसरा लाइन है मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब कोई पूछता है कि इसमें मैं हेल्दी तो है, ठीक है, वेल्दी कैसे होता है? वेल्दी ऐसे होता है, कई लोगों को मैंने देखा है, कई अपने परिचित में है, उनके घर में 15,000, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले की बात है, 15,000 रुपया महीने की दवाई लगते थे। लेकिन उन्होंने योग प्राणायाम शुरू कर दिया, आसन प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ऑटोमेटिक उनके पूरे घर की दवाई जो 15,000 लगता था 150 रुपया लगने लग गया। अब कैलकुलेशन कीजिए कि यदि 15-14 हज़ार रुपये का सेविंग हर महीने हो रहा है तो 25, 30, 40 साल बाद वो कई करोड़ हो जाएंगे। तो किस तरह से हमारे रुपया धन खर्च होता है, किस तरह से हमारा वेल्थ जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो सांसों के ऊपर में बता रहे थे, तो सांस तो जी प्राणायाम का मतलब ही होता है सांस प्राणायाम सबको करना चाहिए। योग दिवस पर सिर्फ एक दिन हम फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, टी शर्ट पहन के दौड़ लिए, फोटो खींच के सेल्फी डाल दिए, ये नहीं है। आज का दिन है संकल्प लें, खुद भी डेली योग करेंगे, औरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षक लोग देख रहे होंगे, स्कूल से जुड़े हुए लोग देख रहे होंगे, स्कूलों में इसका कंपलसरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे वो चीज़ है ना, जो बच्चों में आदत डल जाता है तो बुढ़ापे तक रहता है। तो इसलिए बच्चों में इस संस्कार को डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तकनीकी की दुनिया में लाइफ स्टाइल पूरा बदल रहा है। आज की जितनी भी समस्याएं हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। शुगर ले लीजिए, बीपी ले लीजिए, सब लाइफ स्टाइल है। न टाइम पर हम खाते हैं, न टाइम पर सोते हैं, न टाइम पर घूमते हैं, न टाइम पर ऑफिस जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बस में सफ़र करता हूँ तो ये फील करता हूँ कि सपोज़ कीजिए आज थिएटर रोड से हावड़ा जाने में आधे घंटा लगता है। तो यदि हावड़ा के ऑफिस में जाना है तो मुझे 10 बजे पहुँचने के लिए मेरे को 9:30 बजे निकलना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, 9:40 पर निकलते हैं और बस में चढ़ने के बाद में कंडक्टर के ऊपर चिल्लाते हैं। उसका इफेक्ट मेरे शरीर पर पड़ता है, कंडक्टर पर नहीं पड़ता है।
और ये डेली काम होता है तो शुगर है, बीपी है, जनरेट होता है, फिर बोलते हैं हम लोग तो सही हैं, कुछ खाते नहीं है, फिर भी हो रहा है। ये इनडायरेक्ट रूप में कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो योग जो है जीवन का हिस्सा बनाने का जरूरी है। आप लाख रुपया कमाते हैं तो आप 80,000 कमाएं, लेकिन स्वस्थ रखना पहले जरूरी है, तब 80,000 का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज मैंने कईयों को देखा, हजारों करोड़ के मालिक हैं, लेकिन डॉक्टर बोल दिया ना ये मिठाई खा सकते हैं, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, कोई काम का नहीं है। तो योग जो है एक छोटा सा वर्ड नहीं है, एक जीवन जीने की शैली है। इसको अपने करते हैं। जैसे हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की, 25 लाख की, एएमसी को ध्यान देते हैं तो इस शरीर में हजारों करोड़ों के मशीन लगे हुए हैं। एक छोटा सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, कई करोड़ लग जाते हैं। इस मशीन के एएमसी योग जो है डेली अपने करते हैं, उसको समझ लीजिए कि हमारे शरीर रूपी मशीन का एएमसी है। डेली हम करते हैं, वो फिट रहेगा और लंबे समय तक फिट रहेगा, तो हम खुश रहेंगे और हमारे परिवार, हमारे सब साथी भी खुश रहेंगे। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। इस प्रकार हमने कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात की श्री अविनाश गुप्ता से, उनकी पहले पद्मा बहन से। हमारे 2 अन्य प्रतिभागियों से भी हम बातचीत करेंगे। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं योग निरोगी काया की गारंटी, और अभी हमारे प्रतिभागियों ने पहले दौर पर और कुछ प्रतिभागियों ने दूसरे दौर पर भी कई बातें रखी। आइए हम बात करते हैं श्री अनिल बिमसरिया जी से। अनिल जी, मैं हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए वैदिक युग में, उनका नाम था ऋषि चारवाक। और चारवाक ने एक सिद्धांत दिया था, यथो जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता कृतम पियेत। तो उसको आज के बहुत से लोग मानते हैं, यानी जब तक जियो सुख से जियो। कोई उम्र की गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक जियो सुख से जियो। कैसे जियो सुख से? उधार लेकर के भी घी पियो। इकोनॉमिक्स आ जाती है। आज का जवाब अर्थशास्त्र का है। क्या कहना चाहिए? आज का ये जो योग है, हमारा जीवन है, हमारे अर्थशास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है? उसके बिना सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। हर घर में जैसे बजट होता है, हम लोग का बजट आता है कंट्री का, तो सब अपने बजट पे चलते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमी बोल दीजिए, सब कुछ है। तो वो क्या होता है कि जिस कंट्री का जैसा इकोनॉमी है उसका वैसा स्पेंडिंग पावर है सबका। तो अब एक महिला को ले लीजिए, उसको इतने अमाउंट के अंदर घर चलाना है। एक पुरुष को इतने अमाउंट के अंदर ट्रैवल भी करना है, घर भी चलाना, और काफ़ी सारी चिंताएं रहती है, इंश्योरेंस देना, ये है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, या ऐसा मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस है, कि आप जब ये सब तो चुनौतियाँ लगी रहेगी आपके जीवन में, और इसमें आप उलझे रहेंगे, और जो मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं और जो डिमांडिंग है, जितना भी पैसा आपके पॉकेट में होगा वो खर्चा, सबको पैसा, जिसके पास करोड़ है उसको करोड़ और चाहिए, जिसके पास लाख है उसको 1000 और चाहिए। सबको पैसे की ज़रूरत रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप मॉडर्न सोसाइटी में और इतने व्यस्त रहते हैं और थोड़ा बहुत कभी कभी स्ट्रेस भी होता है, तो उसमें जो है आप जब योग करते हैं तो कहा जाता है योगः भवति दुःखः, जो आपके जो सॉरोज है ये सब तो योग से दूर होते हैं। आप अगर अपने अंदर उतरते, अपने आपके साथ बैठते हो कुछ पल, हम ये जीवन के आपाधापी में इतने व्यस्त है ना कि हम अपने साथ ही नहीं बैठ रहे, यही समस्या है। तो आपका मन आपसे बात करेगा, बताएगा, आपको मार्ग बताएगा। आज दिन भर का अगर हम रात को बैठ के थोड़ा ध्यान करें ना, तो पूरा दिन भर का वो चलता है कि क्या किया मैंने, ये ठीक किया नहीं किया, किसने मुझे हेल्प किया, और फिर मुझे ऐसा करना चाहिए। अपने आप को आप करेक्ट करते हैं। और ग्रैटिट्यूड भी रात को हम लोग करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो गया जो मैंने उम्मीद नहीं की थी।
तो ये सब आपको बैलेंसिंग में आता है, आप ग्राउंडेड रहते हैं और आपको आपके अंदर से ही सारे उत्तर मिलते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो ये मैं मानता हूँ कि जब आप इतने व्यस्त रहते हैं और आपको ये इकोनॉमिकल और ये सब प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, तो योग करने से आपका जो मन है, जो शरीर है, जो आपका सब कुछ साथ देता है और आपको अंदर से मार्गदृष्टि भी मिलती है। कहा जाता है कि आरोग्यम ओजस सिद्धि, आपका एनर्जी और हेल्थ भी बना रहता है योग से। और प्राणायाम का जो मैं बता रहा था उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप प्राणायाम करते हैं ना, तो आपका जो चित्त है ना, प्राणायामेन चित्त शुद्धि, चित्त भी आपका शुद्ध होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। जब आपका प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड है, आप हेल्दी है, हेल्दी माइंड है, तो आप सही सोचते हैं, सही निर्णय लेते हैं। और ऐसा भी है, मैं विदेश में गया था यूके में, वहाँ पे एक डेविड स्वेंसन है, नंबर 2 वर्ल्ड योगा गुरु। वो सीखे इंडिया में 15 साल मैसूर में, अमेरिका में रहते हैं, यूके में सिखाने आए और वर्ल्ड नंबर 2 बन गए। तो ये योगा जो है ना, योग से हो गया योगा, बाहर वाले ने अपनाया, हम अपना रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस है योगा, और उन लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये वैसे भी देखा जाए तो योगा के ऊपर अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा एक अर्निंग का फैक्टर है, बाहर में बना रहे हैं, इस तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके हिसाब से आपको चलना है, और योग करने से आपको खुद ही मार्गदृष्टि मिलती है और मन भी शांत रहता है, बॉडी भी साथ देता है, और आप निर्मल भी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं मन। यस, सो दैट्स इट व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जितांशु जी चाहेंगे कि अब आप इसका उपसंहार करिए। सारी बातें सुन करके, सारे तर्क सुन करके, आपका जैसे हम लोग सब घटनाओं के बाद संपादकीय लिखते हैं, संपादक अपना विचार लिखता है रात में, उसी प्रकार इसमें आप कैसे उपसंहार करेंगे सारी बातचीत का संक्षेप में? मैं ये बात कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ कि अगर कोई आपसे कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, तो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। उसे संतुलन की ज़रूरत है, और संतुलन की ज़रूरत है तो हमारा पूरा जो शरीर है, कहते हैं कि हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी, बात भी ठीक ही है, लेकिन हम बॉडी को जब समझने की कोशिश करते हैं तो एक शब्द है प्राणवायु, और प्राणवायु हर कोशिका तक ऑक्सीजन सप्लाई, प्राणवायु ही ऑक्सीजन है। सप्लाई का जो सिस्टम है बहुत सिंपल सिस्टम है कि फेफड़ों तक पहुंचती है, फेफड़ों से खून में पहुंचती है, खून से हार्ट में पहुंचती है, और हार्ट से सर्कुलेट होता है पूरे शरीर में। तो इस संतुलन को ही हम प्राणायाम भी कह सकते हैं, इसे हम योग भी कह सकते हैं, और कह ही नहीं सकते। बड़े मजे की बात यह है कि हमारे शरीर में हम चाहें कि हम गुस्सा ले आएं, हम चाहें कि हम शांत हो जाएं, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में इसलिए नहीं है कि पूरा का पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पिट्यूटरी है, कहीं एड्रीनल है, और जो केमिकल संतुलन है जिसका मैं बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि पूरे शरीर में अलग अलग जगह से केमिकल्स निकलते हैं, और वो केमिकल्स हमें तमाम भयंकर जो रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ है या दूसरी चीज़ें, उसको वहीं से संतुलन किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि शरीर को थोड़ा सा हम समझें तो हम ये भी समझ पाएंगे कि योग हमें शरीर को, मन को संतुलन करने की व्यवस्था है। अगर हम कोई आसन कर रहे हैं जिसमें हमारी कोई ग्लैंड विशेष दब रही है, तो इसमें उस तरह का केमिकल निकल रहा है, और ये केमिकल लोचा ही हमें मन, शरीर शांत रहने के लिए और बाकी चीज़ों को ले जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। योग निरोगी काया की गारंटी है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर हमने ये बातचीत की। योगा से संबंधित, योगा के इतिहास से संबंधित, योगा से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं, इस पर भी हमने बातचीत की।
और मैं निवेदन करूंगा कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक योगा नहीं किया है या योगा में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि नीरज की कविता है, मुझे याद आ गई 2 लाइन की, कुछ पानी के रिस जाने से सावन नहीं मरा करता है। कहीं कुछ कमी आ गई तो ख़त्म नहीं होती सारी चीज़ें, आप उसको वापस कर सकते हैं। इसमें कोई निराशा की बात नहीं है कि साहब अभी तक नहीं किया या कम किया, ऐसी बात नहीं है, आप उसको वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे चारों प्रतिभागियों के, पद्मा बहन जी, अविनाश गुप्ता, अनिल भीमसरिया और जितेंद्र जितांशु जी के, जिन्होंने इस बहुत ही कठिन लेकिन आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत चीज़ बातचीत की, उसके अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की, उसके सीमाओं पर बातचीत की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर घंटों बातचीत की जा सकती है। और इसमें बातचीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसका एक्शन, इसकी कार्रवाई। आप करिए, योगा दिवस पर शामिल होइए और योगा खुद करिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए करें, बहुत देर के लिए करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना समय हो कि आप कर सकें। जितना समय आपके पास उपलब्ध है उस समय का उपयोग करिए योगा द्वारा। हम इन हमारे चारों प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे, अगर उस मामले में वो भी कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।